एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान एकेडमी। तो आज वी आर बैक विद अनदर सेशन ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स फ्रॉम योर नेशनल इंटरनेशनल लेवल, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो विल स्टार्ट डूइंग देम वन बाय वन। ठीक है, एंड विल गो अहेड विदाउट एनी डिले। Let's have a look at the index for today. What are we going to see? The first one, a dark day for aviation safety in India. ठीक है, जो एविएशन क्राइसिस हुआ था रिसेंटली, द ड्राफ्ट आईएसआई बिल, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल। ठीक है, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद द आईएसआई ऑफ पाकिस्तान। आईएसआई हियर मींस द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, we'll talk about the grassland problems in India and we'll talk about the law on organ transplant. ठीक है, so let's start with our first topic, the aviation safety crisis. Now, why was this in the news recently? What happened is that on 5th December 2025, 5 तारीख को इस महीने के एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया देश में। ठीक है, हुआ क्या? देयर वाज अ लार्ज स्केल फ्लाइट कैंसिलेशन बाय इंडिगो। इंडिगो इज वन ऑफ द मोस्ट renowned and most used airlines in the country because of its affordable flight rates. बाकी सारे फ्लाइट कंपनी से इंडिगो is much more affordable, and due to that it is very much used by a lot of people in the country. और 5 तारीख को इंडिगो ने अपने फ्लाइट्स को एक मास नंबर में कैंसिल किया। ठीक है, एंड इट कॉज अ नेशन वाइड क्राइसिस। अब टू रिस्टोर ऑपरेशंस, द डीजीसीए केप्ट रिसेंटली नोटिफाइड एफडीटीएल एंड रेस्ट पीरियड रूल्स इन अबेयंस। मतलब डीजीसीए क्या है? डीजीसीए इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। ठीक है, जो एविएशन सिविल एविएशन से रिलेटेड सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट करता है, दैट बॉडी इज द डीजीसीए। अब देयर वर सम एफडीटीएल रूल्स। ठीक है, फैटिग रूल्स, ये बेसिकली पायलट्स के लिए थे ताकि उनको फ्लाइट फैटिग ना आ जाए। पायलट को बहुत ही लॉन्ग आवर्स के लिए फ्लाई करना पड़ता है, एंड उससे क्या होता है कि आप जब बहुत लंबे टाइम तक फ्लाइट को उड़ाते हो आपको एक फैटिग आने लगता है। ठीक है, टू अवॉइड दैट पायलट्स को कुछ राहत और गैप्स दिए गए थे। अब हुआ क्या कि पायलट्स अवेलेबल ही नहीं थे उस टाइम फ्लाइट उड़ाने के लिए, बिकॉज ऑफ द न्यू फैटिग रूल्स पायलट्स वेर ऑफ ड्यूटी एंड फ्लाइट ऑपरेशंस रुक गए। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? दिस इफेक्टिवली रिलैक्स्ड पायलट फैटिग सेफगार्ड्स, रेजिंग सीरियस सेफ्टी कंसर्न्स। ठीक है, अब सेफ्टी कंसर्न्स भी आ जाते हैं। अब जब पायलट का फैटिग सेफगार्ड्स, क्योंकि देखो पायलट्स कम इसलिए पड़ गए क्योंकि टू अवॉइड फैटिग पायलट्स वर हैविंग एन ऑफ टाइम। अब अगर आप पायलट्स का ऑफ टाइम कम कर दे रहे हो तो होता क्या है? देयर इज अ रिस्क ऑफ फैटिग। अब जब एक पायलट फैटिग के स्टेट में फ्लाइट को उड़ाएगा, देन इट माइट बिकम रिस्की फॉर ऑल द पैसेंजर्स ऑन द प्लेन। सो विल गो इनटू द डिटेल्स वन बाय वन। ठीक है, अब सबसे पहले लेट्स लुक एट द डीजीसीए एंड द एफडीटीएल नॉर्म्स। ठीक है, अब जो डीजीसीए है, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो हमारे देश में सिविल एयरक्राफ्ट सिविल एविएशन के सारे रूल्स एंड लॉस को रेगुलेट करता है। ठीक है, वो रेगुलेटरी बॉडी है इसका। तो they issued certain civil aviation requirements. Recently, they issued some CAR, civil aviation requirements. अब ये requirements क्या थे? These requirements included the flight duty time limitations, FDTL norms. Flight duty time limitation means कि pilots का जो flight duty होता है कि उनको कितने टाइम तक हवाई जहाज उड़ाते रहना है, उस पे एक लिमिट हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो पायलट को रख दिया तो उससे बस उड़ाया जा रहा है उड़ाया जा रहा है, उससे उसके बॉडी में फैटिग आने लगता है। And God forbid if the pilot gets into a bad state of health in between a flight, बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। अब ये जो एफडीटीएल नॉर्म्स है ना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है। एफडीटीएल नॉर्म्स आर यूज्ड लाइक ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड यूज नॉर्म्स है ये सब। और ये क्यों किया जाता है? पायलट के फैटिग को अवॉइड करने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि पायलट से ओवरवर्क करवा लिया और पायलट को फैटिग आ गया। बिकॉज ऑफ दैट, खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाए पायलट को, तो फिर तो इट्स डन एंड डस्टेड। और जितने भी एविएशन एक्सीडेंट्स होते हैं ना, पायलट फैटिग एक बहुत बड़ा रीजन है। हिस्ट्री में इफ यू लुक एट इट, हिस्टोरिकली पायलट फैटिग की वजह से बहुत सारे क्रैशेस हुए हैं। पायलट बहुत टाइम से फ्लाइट उड़ाया जा रहा था विदाउट
एनी गैप्स और विदाउट एनी ब्रेक्स, हुआ क्या, फैटिग आ गया बॉडी में, बॉडी बॉडी माइंड ढंग से काम नहीं कर पाया, कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया फ्लाइट में, और फ्लाइट भी गया, पायलट भी गया, पैसेंजर्स भी गए, केबिन क्रू भी गया, सब गए। नाउ द ICAO 2006 ऑडिट recommended an independent aviation safety regulator for India। जो ICAO ऑडिट था 2006 में हुआ था ये, इसने रिकमेंड किया था कि इंडिया में एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए जो ये फ्लाइट नॉर्म्स को रेगुलेट करेगा। अब recent accidents देखते हैं, some accidents that have happened recently in our history regarding flights, ठीक है। सबसे पहला मंगलुरु में हुआ था 2010 में, एयर इंडिया एक्सप्रेस 812-158, ठीक है। तो ये फ्लाइट 812 में 158 डेथ्स हुए थे। क्यों? इट हैपेंड बिकॉज ऑफ अ टेबल टॉप रनवे। एक्चुअली वो रनवे ढंग से बना नहीं था, ये न्यूज में भी था उस टाइम। क्या हुआ, जब फ्लाइट लैंड हुआ, लैंड होने के बाद वो फ्लाइट स्किड हो गया रनवे से। टेबल टॉप टाइप का था, जैसे टेबल होता है ना, ऐसा रेस्ड रनवे था, स्किड होके नीचे आ गया फ्लाइट, and there was a crash and 158 people died. It was a huge news at that time. Then in Kozhikode 2020, here again Air India flight was involved. There were 21 deaths, and जो सबसे recent अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है, अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश। एयर इंडिया की AI-171 ड्रीमलाइनर फ्लाइट थी, was flying from Ahmedabad to London, ठीक है। Everybody died in that crash, other than one man. He was sitting, I think, seat number 11A or something. He survived. वो इमरजेंसी सीट पे बैठा था, वो immediately, I don't know, like in a fraction of second के लिए बच गया। वो एग्जिट खोल के वो फटाफट से कूद गया, बच गया वो लकीली। It's a very fortunate thing for him, but not so fortunate for others because more than 240 deaths occurred. More than 240 deaths occurred. ठीक है। ये और ये B787 बोइंग 787 का सबसे पहला फेटल क्रैश है इंडिया में, बहुत लोग मरे। और ये जो इंसिडेंट्स रिपीटेडली हुए हैं हिस्ट्री में, इससे एविएशन सेफ्टी पे एक वो आ जाता है। अब देखिए, द थिंग इज दैट कि एविएशन सेफ्टी मेक श्योर करने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कि उस प्लेन को बिना किसी गलती के उड़ाया जाए। द प्लेन हैज टू बी फ्लोन फ्लॉलेसली to make sure that there are no aviation accidents. Now, whose duty is it to fly the plane? It is the duty of the pilot. And if the pilot has to fly the plane normally, without any mistakes, without any errors, it is important that the pilot must have a good health, both physically and mentally. And उसका एक बहुत ही बड़ा पहलू ये है that the pilot should have healthy work hours. अगर आप पायलट को ओवर वर्क करवा दोगे, द पायलट विल स्टार्ट गेटिंग फ्लाइट फेटिग, और उस फेटिग में गॉड फॉरबिड देयर कैन बी एन इंसिडेंट कि आउट ऑफ फेटिग द पायलट मेक्स अ स्मॉल एरर एंड दैट स्मॉल एरर में लीड टू अ फेटल डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। दिक्कत यही हो गया कि हमारे देश में FDTL नॉर्म्स लाए गए, ठीक है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट नॉर्म्स, जिसमें ये कहा गया था कि पायलट्स को एक पर्टिकुलर आवर्स के बाद रेस्ट देना पड़ेगा ताकि उनको फ्लाइट फेटिग ना हो। अब इसके बाद क्या हुआ, इंडिगो के पास पायलट्स कम थे, दे डिड नॉट हैव इनफ पायलट्स इन द सिस्टम, और एक टाइम ऐसा आ गया कि ऑलमोस्ट ऑल द पायलट्स फ्रॉम इंडिगो ड्यू टू FDTL नॉर्म्स ओवर फ्लाई के बहुत सारे आवर्स फ्लाई करके अब वो लोग चले गए रेस्ट पे, और फ्लाइट उड़ाने के लिए कोई था ही नहीं, ठीक है। दिस वाज अ वेरी वेरी बिग इशू। अब इश्यूज क्या क्या है यहाँ पे, इश्यूज ये है कि FDTL नॉर्म्स को थोड़ा सा हटा दिया गया है। हटा दिया गया है ऐसे क्योंकि देखो अब पायलट का फ्लाइट ड्यूटी आवर्स कम है और उसको रेस्ट दिया गया है, तो फ्लाइट उड़ाने के लिए कोई नहीं बचा। तो बेसिकली किया क्या गया, FDTL को रिलैक्स कर दिया गया। पायलट्स का जो रेस्ट टाइम था, रेस्ट टाइम को कम करके ड्यूटी आवर्स बढ़ा दिया गया ताकि वापस से पायलट्स अवेलेबल हो जाए फ्लाइट को उड़ाने के लिए। बट इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है, इससे पायलट का जो फ्लाइट फटीग है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है, कि ज्यादा टाइम काम करा रहे हो
पता नहीं फ्लाइट फैटिग हो जाए, उससे कोई हादसा हो जाए। प्लस द थिंग इज दैट कि जो डीजीसीए है, इट प्रमोट्स बोथ ग्रोथ एंड रेगुलेट सेफ्टी। और डीजीसीए के लिए एक धर्म संकट टाइप का है, उसको सेफ्टी भी रेगुलेट करना है, उसको ग्रोथ भी देखना है कि जो एविएशन सेक्टर है वो ठप ना पड़ जाए। अदर देन दैट, जो एयरलाइंस है, एयरलाइंस वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स दैट दे आर डूइंग इज दैट सेफ्टी से ज्यादा उनको अपने कमर्शियल उसका चिंता है, क्योंकि कमर्शियली दे आर कीपिंग लेस पायलट्स, व्हाई? सो दैट दे हैव टू पे लेस पीपल एंड दे कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। बट द थिंग इज दैट कि अब इसकी वजह से क्या होगा, कम लोग काम करेंगे तो हर आदमी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, एंड दिस कैन लीड टू अ फैटिग लेटर ऑन एंड कॉज अ क्रैश। So this commercialization of our safety can be dangerous. Then judicial inconsistency. Judicial inconsistency as in there is no consistent stand on this matter from our judiciary or our courts. प्लस फ्लाइट एक्सीडेंट्स के बाद इन एयरलाइंस की अकाउंटेबिलिटी बहुत कम होती है। फैमिलीज को करोड़ों रुपए का एक्सग्रेशिया दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे, बात खत्म। बट इससे काम नहीं चलता है, इट डजंट इंश्योर कि फ्यूचर में ऐसा एक्सीडेंट फिर से नहीं होगा। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है हमारे देश में। ऊपर से जो आईसीएओ ने रिकमेंड किया था कि फ्लाइट रेगुलेशन के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी लेके आओ, वो अभी तक इनकम्प्लीट रहा है। दैट रिकमेंडेशन इज स्टिल इनकम्प्लीट, अभी तक नहीं हो पाया है ये। तो अब दिक्कत ये है कि ये जो एफडीटीएल नॉर्म्स कम हटा दिए गए, उससे क्या हुआ, एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अचानक से फ्लाइट रुक गया था, चलो 2 दिन में फ्लाइट, 3 दिन में, हफ्ते भर में फ्लाइट फिर से चालू हो गया, शॉर्ट टर्म क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया। बट इससे लॉन्ग टर्म इश्यूज हो सकते हैं बाद में, आगे चल के यही कारण ना बन जाए कि कोई पायलट को फेटिक पकड़ गया, गलत काम कर दिया उसने कुछ फ्लाइट में और गया फ्लाइट बाहर। ठीक है, उसके बाद अब देखो एविएशन में ना एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी बहुत लो होता है, इट इज अ फैक्ट। ट्रेन या गाड़ी से प्लेन में एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ही कम होता है, लेकिन रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। गाड़ी में एक्सीडेंट होने का चांस शायद बहुत ज्यादा है, बट रिस्क कम है। बट एविएशन में अगर एक्सीडेंट होता है, तब तो भाई इट इज 99% श्योर की मौत होने वाली है आपकी। देन दूसरा ये कि देखो फ्लाइट्स को प्रमोट करना जितना जरूरी है देश में कि लोग फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट को रेगुलेट करना भी उतना जरूरी है, सो दैट इट इज सेफ फॉर एवरीबडी। उसके साथ साथ ये जो एयरलाइंस को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल जाता है कभी कभी कि वो दे आर रनिंग द बिजनेस इन आवर कंट्री, इनसे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, तो चलो एयरलाइंस पे ज्यादा ज्यादती नहीं करते। This violates Article 14 because everybody should be equal before law. Article 14 says that everybody should be equal before law. ठीक है, और ये जो अपना जुडिशियरी है, there should be judicial focus on inconvenience over precaution, weekends safety। अब देखो जुडिशियरी ने भी, जुडिशियरी जो भी बोल रही है वो इनकन्वीनियंस के हिसाब से बोल रही है कि अच्छा फ्लाइट रेगुलरली चलना चाहिए, नहीं तो इनकन्वीनियंस हो जाएगा, बट वो सेफ्टी का नहीं सोच रही। अगर पायलट को टाइम नहीं मिला रेस्ट का और उसकी हालत खराब हो गई अचानक से मिड फ्लाइट, तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अब दिक्कत ये है कि ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से ना इंडिया की जो आईसीएओ रेटिंग्स है ग्लोबली, और इंडिया की जो एविएशन की क्रेडिबिलिटी है, ऐसे इंसिडेंट्स होने से इंडिया के एविएशन सेक्टर की क्रेडिबिलिटी कम होती है। ठीक है, लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हो रहा है, उसके ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं होता, देयर इज नो कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। एंड जो बायलैटरल एयर सर्विसेज है हमारे हमारे और किसी दूसरे देश के बीच, these services also get affected. Now what can be the way forward? How can we go ahead and solve this problem? First and foremost, जैसा कि ICAO ने recommend किया था कि there should be an independent regulatory body, just like election commission, just like the judiciary, just like the RBI, there should be a separate independent regulatory body for aviation safety, so that these airline flight companies, they can be held accountable in case they make any mistakes. Plus एफडीटीएल नॉर्म्स को नॉन नेगोशिएबल करना पड़ेगा कि भाई नहीं, पायलट को रेस्ट का जरूरत है, पायलट को रेस्ट दिया जाएगा, नहीं तो उससे गलती हो सकती है, आप ज्यादा पायलट्स हायर करो फॉर टाइम मैनेजमेंट, दैट शुड बी देयर। प्लस
एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिकॉज जैसे रिसेंटली अहमदाबाद का एक्सीडेंट हुआ, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, कोई प्रॉपर ढंग का इंफॉर्मेशन आया नहीं, टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में ये कांड हुआ कैसे, व्हाट लेड टू द इंसिडेंट। तो ट्रांसपेरेंसी एक होना पड़ेगा। उसके साथ साथ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, कभी कभी, अब विसल ब्लोअर क्या होता है? विसल ब्लोअर इज अ पर्सन जिसको अगर किसी बड़े कांड के बारे में पता चल जाए ना कि कुछ गलत हो रहा है, और वो जाके अथॉरिटीज को इसके बारे में कंप्लेन कर दे चुपचाप से, उसको विसल ब्लोअर कहा जाता है। अब विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, गलत काम कर रही होती है, और एक विसल ब्लोअर जाके अपना मुंह खोलने वाला होता है कि सर यहाँ पे गलत हो रहा है। और इससे पहले कि वो मुंह खोलता है, अगर कंपनीज को पता चल जाता है ना कि वो क्या करने वाला है, तो बस हटा दो बंदे को रास्ते से, है ना? तो विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देना, ताकि एटलीस्ट पता तो चले कहीं से कि कहां पे क्या गलत हो रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, ठीक है, द ड्राफ्ट आईएसआई बिल ऑफ 2025। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज आईएसआई विद द आईएसआई ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? हियर आईएसआई मींस द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है? It is something else. It is something related to India, not the Pakistani, that clownery organization, ISI. We are not talking about that. So let's start. The MOSPI. MOSPI stands for, what is it? It is the Ministry of Statistics and Program Implementation. It is a union central ministry. This ministry has recently released the draft of the ISI Bill 2025. ठीक है? और ये बिल क्या चाहता है कि जो पुराना आईएसआई एक्ट है, जो पुराना आईएसआई एक्ट था वो था साल 1959 का, ये नया ड्राफ्ट बिल ये चाहता है कि जो पुराना एक्ट है उसको विड्रॉ करके उसके जगह नए एक्ट को लेके आना, ठीक है? एंड व्हाट डज इट वांट? देखो, आईएसआई जो था वो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी था, इट वाज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी? द वर्ड स्टैट्यूटरी कम्स फ्रॉम द वर्ड स्टैच्यूट, एंड स्टैच्यूट का मतलब होता है अ लॉ, ठीक है? तो व्हाट इज अ लॉ? तो अगर ऐसा कोई बॉडी है जिसको सेटअप करने के लिए इट हैज अ लीगल बैकिंग, इट हैज अ लॉ which provides for setting up of that body, such kind of a body is known as a statutory body. But ये ISI पहले एक statutory body नहीं था, it was a registered society, it was like a society. अभी registered societies they are non-profit organizations, ठीक है? और यहाँ होता क्या था, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, अब दिक्कत क्या हुआ यहाँ पे कि देखो, सिंस इट वाज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी था, इट हैड अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब भी अपने हिसाब से ऑपरेट करता था ये, ठीक है? बट एज सुन एज इट इज बिकमिंग अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसके पीछे एक लॉ आ जाएगा, एक गवर्नेंस आ जाएगा, ये किसी के अंडर आ जाएगा, तो ऑटोनॉमी जा सकता है, और जो इसका एकेडमिक फ्रीडम है वो फ्रीडम भी ये लूज कर सकता है। एंड द प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आर कंप्लेनिंग अबाउट इट। अब आईएसआई का बैकग्राउंड क्या है? जो आईएसआई है, इट वाज फाउंडेड बाय अ वेरी रिनाउंड पर्सन ऑफ आवर कंट्री, पीसी महालनोबिस, इन द ईयर 1931। अगर आपने इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्लान बना पढ़ा होगा, at that time you will see that the second 5-year plan of India was formulated by this particular person, PC Mahalanobis. The second 5-year plan basically concentrated on promoting the growth of heavy industries in India like steel, iron, so on and so forth. ठीक है? अब साल 1959 में इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को डिक्लेयर कर दिया गया एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये एक नेशनली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। दिस डिक्लेरेशन वाज डन इन द ईयर 1959, ठीक है? और ये बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, जो भी स्टैट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है बेसिकली, इन सारे सब्जेक्ट्स में इसका एक ग्लोबल रेपुटेशन है, इट इज ग्लोबली रिनाउंड कि इंडिया में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है? और हमारे देश में जो एनएसएसओ है ना, द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी डेवलप आईएसआई ने ही किया था। सो जस्ट
थिंक ऑफ इट, ये कितना बड़ा चीज है। और ये हमारे इंडिया के स्टैटिस्टिक्स सिस्टम का बैकबोन है। हमारे जितने भी बड़े बड़े स्टैटिस्टिक्स का रिसर्च और रिपोर्ट्स और डेटा निकलता है, वो सब यही से रिसर्च होकर निकलता है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। अब इश्यूज क्या क्या है? इश्यूज ये है कि ये एक ऑटोनॉमी, लाइक एक ऑटोनोमस बॉडी था। नाउ सिंस इट वाज एन ऑटोनोमस बॉडी, बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट, द थिंग इज दैट कि ये अपने इश्यूज खुद देखते थे। बट एज सुन एज इट बिकम्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका एक गवर्निंग लॉ आ जाएगा एंड इट विल नाउ स्टार्ट गेटिंग डोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज अभी ऑटोनोमस नहीं रहेगा। एक लॉ है और लॉ को कौन चलाएगा? पार्लियामेंट। तो एक गवर्नमेंट डोमिनेशन आ जाएगा। प्लस जो भी अपॉइंटमेंट्स होता था, रिसर्च होता था, एकेडमिक्स होता था, इट वाज ऑल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, बिकॉज ऑटोनोमी था पूरा। वो अपने मर्जी से अपने हिसाब से काम करते थे। बट एज सुन एज गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल जा रहा है, ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी अब गवर्नमेंट के हाथ में चले जाएगा। अदर देन दैट, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, इस इंस्टीट्यूट का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, द बीओजी, ठीक है, जो बेसिकली इस इंस्टीट्यूट को लेके सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का कंट्रोल भी अब गवर्नमेंट ले लेगा। प्लस एक और इशू ये है कि इसकी फंडिंग कॉर्पोरेट स्टाइल में होगी। द इशू इज कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में अगर आप कॉर्पोरेट स्टाइल फंडिंग करने लग जाओगे, तो आपका जो फंडिंग है वो काफी प्रॉफिट बेस्ड हो जाएगा, यू नो। एंड रिसर्च में प्रॉफिट बेस्ड फंडिंग इज नॉट ऑलवेज राइट, बिकॉज रिसर्च टेक्स टाइम। प्रॉफिट नहीं आया, आपने फंडिंग बंद कर दिया, बेकार में अच्छा खासा मेहनत और पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऊपर से फेडरलिज्म थोड़ा वायलेट होता है यहाँ पे, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इट इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को बिना कंसल्ट किए कर दिया गया है। तो दिस इज अनदर स्मॉल इशू हियर, नॉट स्मॉल, इट इज क्वाइट अ बिग इशू हियर। नाउ लेट्स लुक एट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस होल सिचुएशन एंड लेट्स डिस्कस द वे फॉरवर्ड फ्रॉम इट, ठीक है। फर्स्टली, होता यह है कि देखो, स्टैट्यूटरी स्टेटस का फायदा तो है। फायदा यह है कि देखो, सिंस इसको अब एक लॉ मिल गया है गवर्न करने के लिए, तो अब इस इंस्टीट्यूट के पास एक लीगल लीगल बैकिंग है। देयर इज अ क्लियर लीगल फ्रेमवर्क टू सपोर्ट दिस इंस्टीट्यूशन। कोई भी इसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, दैट इज वन थिंग। बट द थिंग इज दैट कि जैसे लीगल मैटर आ जाता है ना, तो ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल आने लगता है ऐसे जगह पे। एंड देयर मे बी एन इशू ऑफ ब्यूरोक्रेट ओवर रीच। ब्यूरोक्रेट ओवर रीच मीन्स कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, हो सकता है कि वो अपनी मन मर्जी खटने का ट्राई करे यहाँ। दैट कैन बी एन इशू। दूसरा चीज ये है कि ग्लोबल नॉर्म्स, मतलब बाकी दुनिया में जो नॉर्म्स है, द ग्लोबल नॉर्म्स सजेस्ट दैट एकेडमिक्स जो है वो ज्यादा गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पे गवर्नमेंट के कंट्रोल में अगर ये आ गया, तो ये थोड़ा ग्लोबल नॉर्म्स के अगेंस्ट भी चला जाता है। मोर ओवर, ये जो रेवेन्यू का फोकस कर रहे हैं लोग कि यार कॉर्पोरेट स्टाइल फंडिंग करेंगे, रेवेन्यू आएगा तभी फंडिंग करेंगे, रेवेन्यू आएगा नहीं आएगा तो फंडिंग रोक देंगे, ठीक है। दिस माइट नॉट वर्क आउट इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि ये डिसीजन लो, ठीक है, बट बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन एटलीस्ट यू नो consult certain stakeholders. Stakeholders as in those people who have a role to play in this organization, like the current students, the current professors, the current faculty, the current board, whoever. Also, जो गवर्निंग बोर्ड है, द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स लेके आओ। ऐसे एक्सपर्ट्स मत लेके आओ जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स लाओ, ताकि जो रिसर्च हो वो इंडिपेंडेंट, देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ एनीवन। देन एकेडमिक फ्रीडम को प्रमोट करो, बिकॉज ब्रिंगिंग गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इनटू एकेडमिक्स, it takes away the academic freedom sometime. This should not happen. दूसरा, funding should be transparent. Now how will you make our funding transparent? You know, like release a proper statement that आप किस प्रोजेक्ट के लिए कितना फंडिंग दे रहे हो, कितने टाइम के लिए दे रहे हो, ऑल दिस शुड बी देयर। और इस बिल का एक प्रॉपर स्क्रूटिनी होना चाहिए। स्क्रूटिनी एज इन दिस बिल शुड बी प्रॉपर्ली रीचेक्ड बाय अ पार्लियामेंट्री कमिटी। पार्लियामेंट में बहुत सारी कमिटीज होती है अलग अलग बिल्स को चेक करने के लिए, तो वन ऑफ द पार्लियामेंट कमिटी शुड, और आई वुड से इट मस्ट डू अ स्क्रूटिनी ऑफ द बिल टू मेक श्योर कि इसमें कुछ गलत नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, ग्रासलैंड्स एंड क्लाइमेट, ठीक है।
रिसेंटली रिसर्च में ये पता चला है कि सॉइल में जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है, एसओसी, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड अबाउट सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इन वन ऑफ माय प्रीवियस करंट अफेयर्स वीडियोस, ठीक है? इफ यू वॉच दैट you will get a good idea of what the basic concept behind that is. Soil organic carbon is nothing but जो ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट रहता है सॉइल में, दैट इज नोन एज द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। अब रिसेंट रिसर्च से ये पता चला है कि ग्रासलैंड के मिट्टी में जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन होता है, दैट इज मोर देन द अमाउंट विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल ऑफ फॉरेस्ट। मतलब जंगल के मिट्टी में जितना ऑर्गेनिक कार्बन होता है ना, उससे ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन आपको ग्रासलैंड की मिट्टी में मिलेगा, ठीक है? अब अब लास्ट 3 साल में जब से ग्रासलैंड्स को रिस्टोर करना स्टार्ट किया गया है, ठीक है? रिस्टोर करना मतलब जहां जहां ग्रासलैंड्स नहीं थे वहां वापस से ग्रासलैंड्स बनाना स्टार्ट किया गया है। उसके बाद से लास्ट 3 साल में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट 50% इंक्रीज हो गया है, और लास्ट 2 साल में 27% इंक्रीज हुआ है, जस्ट बिकॉज ग्रासलैंड्स वर इंक्रीज्ड, ठीक है? बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो क्लाइमेट स्ट्रेटेजी है ना, वो काफी ट्री सेंट्रिक स्ट्रेटेजी है। ट्री सेंट्रिक मतलब इंडिया क्लाइमेट के चैलेंज को फाइट करने के लिए बस और बस एक ही सोल्यूशन सोचता है, एंड व्हाट इज इट, कि पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, फॉरेस्ट बनाएंगे। उसके आगे इंडिया सोचता नहीं। अगर ग्रासलैंड की बात आ गई तो अब ये हो जाएगा कि इंडिया हैज टू डिवाइड द एरिया, क्योंकि एरिया तो लिमिटेड है ना हमारे पास, कि कहाँ हम फॉरेस्ट लगाएंगे, कहाँ ग्रासलैंड लगाएंगे। तो अगर ग्रासलैंड का आइडिया आ जाता है इंडिया में, ये थोड़ा ट्री सेंट्रिक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी मतलब चैलेंज कर देगा। क्यों? बिकॉज now we cannot plant tree everywhere, we have to leave some land available for grasslands, वो एक इशू हो सकता है। अब बैकग्राउंड देखते हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, मतलब पहले से लेके अभी तक अगर देखें, तो इंडिया में एक इशू ये है कि ग्रासलैंड्स को वेस्टलैंड बोला जाता है, ठीक है? और इंडिया की पॉलिसी क्या है? इंडिया की पॉलिसी है एफॉरेस्टेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रासलैंड। मतलब जो ऐसे ग्रासलैंड्स है जहां पे जब वेजिटेशन कम हो गया है, वहां पे एफॉरेस्टेशन करो, वापस से ग्रासलैंड उगाओ। अब ग्रासलैंड के अलग अलग टाइप्स होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड वी हैव इन इंडिया? वी हैव सवानास, वी हैव स्क्रबलैंड्स, वी हैव द डेक्कन प्लेटू, वी हैव द बन्नी ग्रासलैंड्स। अब ग्रासलैंड का बहुत सारा काम होता है। जो पेस्टोरल कम्युनिटीज होते हैं, पेस्टोरल कम्युनिटीज मतलब जो गाय चढ़ाते हैं, भेड़ चढ़ाते हैं, बकरी चढ़ाते हैं, उनके लिए ग्रासलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ग्रासलैंड, अब इनकी जो भेड़ बकरियां गाय है, ये क्या खाएंगी? जीने के लिए घास खाएंगी। तो ग्रासलैंड होने से क्या होगा? दे विल गेट गुड नेचुरल रिसोर्स टू फीड देयर एनिमल्स, देयर लाइफ स्टॉक। प्लस वाइल्ड लाइफ बेटर होता है। वी नो एनिमल्स लाइक चीता, जिसको इंडिया में वापस लाया जा रहा है। चीता जैसे एनिमल्स मोस्टली ग्रासलैंड्स में ही रहते हैं, तो वाइल्ड लाइफ बढ़ेगा एंड बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगा। बिकॉज ग्रास इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट। उसका बढ़ना मतलब एक अलग टाइप का डाइवर्सिटी लाना हमारे फ्लोरा में। अब दिक्कत यह है कि इंडिया को कुछ बॉर्न चैलेंज टारगेट्स मिले हैं, लाइक टारगेट्स जो टारगेट करते हैं कि हम ग्रासलैंड बढ़ाएंगे। बट इंडिया का क्लाइमेट पॉलिसी ऐसा है ना, इंडिया मोस्टली फॉरेस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करता है कि हम फॉरेस्ट बढ़ाएंगे, हम पेड़ लगाएंगे। और ये जो ग्रासलैंड वाला आइडिया है, दिस टेक्स अ वेरी बैक सीट। अब इशू क्या है? इशू ये है कि ग्रासलैंड्स का प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। हार्मफुल ग्रास वीड ये कौन सा है, या फिर अच्छा वेजिटेटिव ग्रास कौन सा है, कौन सा लैंड ग्रास लगाने के लिए अच्छा है, कौन सा लैंड ग्रासलैंड बनाने के लिए खराब है, उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। इसलिए गलतियों की वजह से क्या होता है? प्लांटेशन खराब हो जाता है। दूसरा, अब एक बढ़िया चीज ये है कि ग्रासलैंड में ना कार्बन अंडरग्राउंड बहुत ज्यादा स्टोर होता है। उससे क्या होता है कि ग्रासलैंड्स आर मोर रेजिलिएंट। उसके और फॉरेस्ट का ये होता है कि फॉरेस्ट जो कार्बन स्टोर करता है ना, वो अंडरग्राउंड नहीं, ग्राउंड के ऊपर करता है। इसका रीजन ये है कि ग्रासेस आर स्मॉल, दे आर वेरी नियर टू द ग्राउंड, उनका कार्बन सॉइल के अंदर चला जाता है। बट फॉरेस्ट लंबे होते हैं, तो जब उनके पत्तों से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन नीचे नहीं आता, कार्बन ऊपर ही रह जाता है।
और कार्बन ऊपर रहने की वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट फायर वगैरह का रिस्क बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब एफॉरेस्टेशन करने से क्या होगा, एफॉरेस्टेशन करेंगे तो हाइड्रोलॉजी ऑल्टर हो सकता है, ग्रेजिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा जो स्पीशीज है लाइक द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुआ ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में, दिस पर्टिकुलर स्पीशीज कैन आल्सो गेट थ्रेटेड। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर दिस प्रॉब्लम? द वे फॉरवर्ड फॉर दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, कि अगर ग्रासलैंड को प्रॉपरली डेवलप करना है तो ग्रासलैंड्स को प्रॉपरली एक क्लासिफिकेशन दो, एक डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन दो, कि हाँ ग्रासलैंड फॉरेस्ट से अलग इकोसिस्टम का एक डिस्टिंक्ट पार्ट है एंड इट रिक्वायर्स सेपरेट एंड स्पेशल टेक्निक्स टू बी ग्रोन। ठीक है, दूसरा, जो ग्रासलैंड है वहां पे ट्री प्लांटेशन मत किया करो, क्योंकि ट्री प्लांटेशन कर दोगे उससे क्या होता है, घास के बीच में पेड़ लगा दोगे, वो घास खराब हो जाएगा, ग्रासलैंड खराब हो जाएगा। अदर देन दैट, ग्रेजिंग को मैनेज करो। ग्रेजिंग को मैनेज करना मतलब एक ग्रासलैंड पे ज्यादा ग्रेजिंग मत करो। अगर एक ही ग्रासलैंड पे तुम बार बार अपने गाय को चढ़ाते रहे तो वहां का क्या होगा, वो गाय उसी एक ही जगह का घास खाता रहेगा, खाते खाते व्हाट विल हैपन, द ग्रास विल फिनिश ऑफ, तो खा गया सब वो। तो ग्रेजिंग को मैनेज करो, नेटिव स्पीशीज को यूज करके ग्रास को रिस्टोर करो। नेटिव स्पीशीज मतलब उस एरिया जो लोकली उगने वाली ग्रास की स्पीशीज है उनको यूज करके उसको रिस्टोर करो। प्लस पेस्टोरल कम्युनिटीज को लाओ डिसीजन मेकिंग, उनको बताओ कि ग्रासलैंड लगाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा, बट यूज अच्छे से करिए, क्योंकि ज्यादा ग्रेजिंग करेंगे तो सारा घास खत्म ही हो जाएगा। देन लैंड यूज क्लासिफिकेशन, कौन सा लैंड ग्रासलैंड के लिए यूज हो रहा है, कौन सा फॉरेस्ट के लिए यूज हो रहा है, देयर शुड बी अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन। ऐसा नहीं कि घास की जगह पे पेड़ लगा दिया, पेड़ की जगह पे घास लगा दिया। उसके साथ साथ इंडिया ने ग्रासलैंड के स्ट्रेटेजी को अपने क्लाइमेट स्ट्रेटेजी में इंटीग्रेट नहीं किया है। हम बस सोचते रहते हैं कि यार पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। ग्रासलैंड्स को, ग्रासलैंड शुड बी इंटीग्रेटेड इन आवर क्लाइमेट स्ट्रेटजीज। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट लॉ। ठीक है, अब न्यूज में क्यों था, ब्रेन स्टेम डेथ। ठीक है, इसका एक इशू हो गया है इन द THOA 1994, ये ट्रांसप्लांट का लॉ है जो 1994 में आया था। ठीक है, हॉस्पिटल्स हेसिटेंट टू सर्टिफाई ब्रेन स्टेम डेथ ड्यू टू लीगल फियर्स। मतलब मान लो कि एक आदमी ब्रेन डेड है, ठीक है, उसका अब कुछ नहीं हो सकता, वो अब वापस नहीं आने वाला। तो बेसिकली हमारा लॉ ये कहता है, द लो डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन रेट्स परसिस्ट डिस्पाइट राइजिंग डिमांड। मतलब दिक्कत ये है कि हमारे देश में ऑर्गन के डिमांड्स बहुत ज्यादा है, बट फिर भी ऑर्गन्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि मेनी पीपल डोंट डोनेट। ठीक है, एंड जो लॉ है उसमें रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, तो डिलेज भी बहुत हो जाते हैं। विल सी व्हाट द इशू इज वन बाय वन। अब हमारे देश का जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का सिस्टम है ना, उसको चलाने वाला लॉ कौन सा है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट ऑफ 1994। ठीक है, इस एक्ट में ये लिखा है कि ब्रेन स्टेम डेथ एक लीगल डेथ, मतलब अगर कोई आदमी ब्रेन डेड हो गया, इट कैन बी टर्म्ड एज इट कैन बी लीगली टर्म्ड एज एक्चुअल डेथ ऑफ द पर्सन। ठीक है, इट रेगुलेट्स बोथ लिविंग एंड डिसीज डोनेशन, क्योंकि कभी कभी लोग लिविंग अवस्था में भी ऑर्गन डोनेट करते हैं, दो किडनी होती है लोगों की, लोग अपना एक किडनी डोनेट कर देते हैं। या फिर कभी कभी डिसीज लोग करते हैं, डिसीज एज इन जो मर गए, मरने के बाद उनके बॉडी से निकाल लिया जाता है। तो इसकी वजह से नोटो, रोटो, सोटो नेटवर्क्स, दीज आर सर्टेन ऑर्गन ट्रांसप्लांट नेटवर्क्स दैट वर सेट अप बाय दिस लॉ। ठीक है, अब कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, डोनेशंस में शॉर्टेज और बढ़ी है। कोविड-19 के टाइम पे बहुत ऑर्गन डोनेट्स हुए। ठीक है, और ऐसा भी हुआ कि बहुत लोग मरे कोविड-19 की वजह से। अब जो जो कोविड के साथ मरे हैं, एक कोविड वाले बॉडी से तो हम ऑर्गन निकाल नहीं सकते ना, वो तो इन्फेक्टेड ऑर्गन होगा। इसकी वजह से शॉर्टेज और बढ़ा गया था उस टाइम। अब इश्यूज क्या क्या है, ब्रेन स्टेम डेथ का एक लीगल इशू है। देखो, ब्रेन स्टेम डेथ को लीगली डेड माना जाता है, बट हम क्या सोच के उसका ऑर्गन निकाल रहे हैं, हो भी तो सकता है कि कल उसका ब्रेन जिंदा हो जाए, हार्ट तो अभी तक चल ही रहा है उसका।
प्लस सर्टिफिकेशन प्रोसेस बहुत मुश्किल है, 2 राउंड चेकिंग होता है, 4 डॉक्टर्स को रहना पड़ता है, और अगर ऑर्गन डोनेशन में कुछ गलती हो गया अलग से पुलिस और लिटिगेशन कोर्ट का डर, प्लस फैमिलीज में इसका अवेयरनेस कम है, फैमिलीज को इसका काउंसलिंग ही कम मिलता है, मतलब फैमिलीज को समझाने वाले लोग ही कम है इस मैटर में। स्टेट इंप्लीमेंटेशन अनइवन है, किसी स्टेट में ये लॉ प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहा है, किसी स्टेट में इस लॉ का कोई नामो निशानी नहीं है। प्लस लैक ऑफ क्लैरिटी इन ऑन डोनेशन आफ्टर सर्कुलेटरी डेथ, मतलब सर्कुलेटरी डेथ मतलब जब सर्कुलेशन रुक गया बॉडी का, हार्ट बंद हो गया, उसको सर्कुलेटरी डेथ बोलते हैं। अब सर्कुलेटरी डेथ के बाद जो डोनेशन हो रहा है वो कैसे करना है, उसका लीगल प्रोसीजर का क्लैरिटी बहुत ही खराब है हमारे कंट्री में। अब द थिंग इज दैट क्या क्या हो सकता है, जो हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एक्ट है उसको अमेंड करके ब्रेन डेथ को एज डेथ सर्टिफाई करना चाहिए, ठीक है, कि मतलब अगर उस आदमी को फिर हमें वो देना पड़े, यूथेनेसिया वगैरह देना पड़े, देन हिज ऑर्गन्स कैन बी डोनेटेड। प्लस सर्टिफिकेशंस को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करो कि हर जगह में देयर इज द सेम प्रोसेस फॉलोड, और सिंप्लीफाई करो ताकि काम इजीली हो पाए। प्लस ये जो नोटो और सोटो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट नेटवर्क है, इनको स्ट्रॉन्ग करो, पुलिस इन्वॉल्वमेंट कम करना थोड़ा सा। तो ये कभी कभी क्या होता है, ये पुलिस वाली आते हैं आके ये ओवर पावर करने लगते हैं हर चीज को, दैट इज वन इशू। डॉक्टर को लीगल प्रोटेक्शन देना, डॉक्टर शुड बी लीगली प्रोटेक्टेड। मान लीजिए अगर सिस्टम में कोई गलती है उसके लिए डॉक्टर को तो गाली नहीं पड़नी चाहिए ना। मास अवेयरनेस, लोगों को पता चले कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या है, कैसे करना होता है, व्हाट इज द सिस्टम, ऑल ऑफ इट। एंड जो गाइडलाइंस है ऑर्गन डोनेशन के, वो गाइडलाइंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, प्रॉपर गाइडलाइंस बनाओ, ठीक है। सो दैट विल बी इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप इट वाज अ वेरी यूजफुल क्लास ऑफ करंट अफेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह देखे होंगे अलग अलग टॉपिक्स के, ठीक है। I'll meet you guys again very soon in the next video. Until then, goodbye, see you, Jai Hind.